नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज का हम 7वां पार्ट लेकर आए हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कांच के प्रयोग से प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगाएं कमेंट बॉक्स में। और इस प्रकार से आप आकलन कर सकते हैं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो देखिए, प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं पायरेक्स कांच से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर कांच के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, इनका भी उपयोग पूछा जाता है। तो जो फिलंट कांच है, इससे किस चीज का निर्माण करते हैं? तो इससे कैमरा, दूरबीन और लेंस निर्माण करते हैं। जो क्राउन कांच है, इससे क्या होता है? तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हैं वो बनाए जाते हैं। जो क्रुक्स कांच है, इससे क्या होता है? तो धूप के चश्मा के लेंस बनाए जाते हैं क्रुक्स कांच के माध्यम से। तो 4 कांच के प्रकार हैं, चारों को हमें याद रखना है, ये पूछे जाते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी। और कोई भी दिवस हो, उसकी थीम पूछी जाती है। तो ये 12 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव उड़ान भरी गई थी। ठीक है, कब? 12 अप्रैल 1961 को पहली उड़ान भरी गई थी मनुष्य की। और कौन गया था पहला मानव अंतरिक्ष में? तो यूरी गागरिन गए थे। ठीक है, और ये यूरी गागरिन किस देश के थे? तो ये जो गागरिन है, ये रूस देश के थे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर दें, और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग किसने बनवाए? तो शालीमार बाग और निशात बाग कश्मीर के प्रसिद्ध बाग हैं। इन दोनों बागों को जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था। किसने? जहांगीर ने अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था। जो मेहरुन्निसा थी, ठीक है, इनको जहांगीर ने नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी थी। जो नूर जहां है, इनका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। बाद में इनको नूर जहां और नूर महल की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भीमराव अंबेडकर है, ये फॉर्मेट कमेटी जो थी, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, ये संघ समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो तीनों को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को समझेंगे और एक ऐसा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे जो हमेशा हर बच्चे को बना रहता है। तो 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है कंचनजंगा पर्वत चोटी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम समझेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट। जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है, ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन से नंबर की? दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, दुनिया की तीसरी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि हिमालय रेंज के अंतर्गत सिक्किम में भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई यदि पूछी जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, तो ये गॉडविन ऑस्टिन जो है, ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। मैंने कहा है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये गॉडविन ऑस्टिन जो है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो हम गॉडविन ऑस्टिन लगा देते हैं, कभी कंचनजंगा लगा देते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता कि सही क्या है। तो जब भी पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो हमें बिल्कुल श्योर होकर कंचनजंगा लगा देना है। ठीक है, क्यों लगा देना है? गॉडविन ऑस्टिन जो है, इसकी ऊंचाई तो कंचनजंगा से ज़्यादा है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है, ये 8586 मीटर है, जबकि गॉडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है, ये 8611 मीटर है। और कंचनजंगा जो है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और गॉडविन ऑस्टिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई 8611 मीटर है। मैं आपको बताता हूँ, जो गॉडविन ऑस्टिन है ना,
ये कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, K2 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कश्मीर के काराकोरम रेंज में आता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम K2 बोलते हैं। ठीक है, और ये जिस एरिया में स्थित है ये वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है, पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए इसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं माना जाता। गॉडविन ऑस्टिन को भारत का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं माना जाता क्योंकि ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, कंचनजंगा है। बिल्कुल श्योर होकर आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो जो सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से। कहाँ से, तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। जो सिंधु नदी है इसको इंडस नदी भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, भारत में इसकी कितनी लंबाई है क्वेश्चन बनता है, तो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है, जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है, तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, और ये तिब्बत कहाँ पर है, चीन में है। ठीक है, तो चीन में तिब्बत से होते हुई कहाँ पर आती है, भारत में। और भारत में ये जो नदी है केवल जम्मू कश्मीर से बहती है। ठीक है, एक राज्य से बहती है, केवल जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर से होती हुई ये पाकिस्तान में चली जाती है और फिर कहाँ पर, अरब सागर में जाके गिर जाती है। और ये जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 7 क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 8 क्वेश्चन है, लुई 14वें का युग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक पुस्तक है उसका नाम है लुई 14वें का युग। इस पुस्तक के लेखक हैं वाल्तेयर। कौन है, वाल्तेयर जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। और जो वाल्तेयर है फ्रांस का एक प्रसिद्ध लेखक है। ठीक है, और जो लुई 14वां था ये कौन था, तो लुई 14वां फ्रांस का एक शक्तिशाली राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी का जाला किससे बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मकड़ी का जाला है ये मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है। बी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए जो मकड़ी होती है वो आर्थ्रोपोडा संघ की प्राणी होती है और मकड़ियों के शरीर से रेशमी धागे जैसा द्रव पदार्थ स्रावित होता है। ठीक है, जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो पूछा जाता है कि मकड़ी का जाला किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था 18 जनवरी 1871 को। कब, 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और किसने किया था जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। ठीक है, बिस्मार्क ने किया था। और ये बिस्मार्क कौन है, तो ये जर्मनी का एक शक्तिशाली राजनेता था। और इसी प्रकार से भारत का एकीकरण किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। और कब की थी इसकी स्थापना, तो 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, जो ज्योतिबा फुले हैं इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ठीक है, इनका पूरा नाम है। और ये फेमस समाज सुधारक थे। जो सत्यशोधक समाज है इसका उद्देश्य क्या था, तो शूद्र और अस्पृश्य वर्ग को भी मुख्य धारा से जोड़ना इसका उद्देश्य था। और देखिए जो ज्योतिबा फुले हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले। ठीक है, और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला टीचर थी। ठीक है, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला टीचर थी। देखिए दोस्तों मैं जो भी फैक्ट बताता हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो फैक्ट अपने आप में ही एक क्वेश्चन होता है, तो इन फैक्टों को बहुत अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 12 क्वेश्चन है, मदुरई किस वंश की राजधानी थी। तो जो मदुरई थी ये पांड्या वंश की राजधानी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। मदुरई जो है तमिलनाडु का एक शहर है जो कि पांड्या वंश की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है। जो प्रजातियां लुप्त होने वाली हैं उनके लिए रेड लिस्ट जारी कौन करता है, तो एक संगठन है उसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, संगठन है और ये लुप्त होने वाली प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे।
देखिए इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो ये जो संगठन है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IUCN। कभी कभी शॉर्ट में भी लिख देते हैं, तो IUCN इसको शॉर्ट में बोलते हैं। फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, किसी भी नाम से पूछ सकता है। इसको शॉर्ट में IUCN बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन से इतनी बातें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो देखिए कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा। भद्रबाहु कौन है, तो देखिए भद्रबाहु जो हैं जैन मुनियों के प्रसिद्ध आचार्य हैं, ठीक है। और जो भद्रबाहु हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। एक एक फैक्ट पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा जाएगा जो भद्रबाहु हैं किसके समकालीन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ठीक है। और जो कल्पसूत्र है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। सभी तीर्थंकरों की बायोग्राफी यानी कि जीवनी जो है इस कल्पसूत्र में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब हमें योजना आयोग के संबंध में समझना होगा। जो योजना आयोग है एक गैर संवैधानिक निकाय है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि ये गैर संवैधानिक है कि नहीं, तो ये गैर संवैधानिक है, इसका मतलब इसका संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। इसका मुख्य कार्य क्या होता था, तो इसका मुख्य कार्य होता था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। जो योजना आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे गुलजारी लाल नंदा, और पहले अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो प्रधानमंत्री होते हैं हमारे देश के, वही इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और उपाध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूँ। और देखिए फिर आगे चल के क्या हुआ कि सन 2015 में, ठीक है, सन 2015 में 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया। नीति आयोग का गठन कर दिया 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अब नीति आयोग का गठन कर दिया, तो सबसे पहले तो नीति का फुल फॉर्म ही बन जाता है। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 में। किसने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की। इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहते हैं, ठीक है। जो नीति आयोग है इसको भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MEP का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो MEP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, न्यूनतम निर्यात मूल्य बोलेंगे। न्यूनतम निर्यात मूल्य बोलेंगे MEP को, यानी कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। क्या होता है ये, तो देखिए ऐसी कीमत होती है जो फिक्स कर दी जाती है। इसके नीचे भारत से कोई भी वस्तु निर्यात नहीं की जा सकती, उसको हम बोलते हैं मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। तो यूनिसेफ का हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष इसको हिंदी में बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए तत्वों का परसेंटेज पूछा जाता है बॉडी में, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, ऑक्सीजन तो होता है 65%, ठीक है। तो हम कुछ देख लेते हैं यहाँ पर परसेंटेज, चूँकि हम कन्फ्यूज ना हो परीक्षा में। तो मानव शरीर में 6 तत्वों की प्रधानता होती है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, फिर कार्बन पाया जाता है 18%, फिर हाइड्रोजन पाया जाता है 10%, नाइट्रोजन पाया जाता है 3.2%, कैल्शियम पाया जाता है 1.5%, और फॉस्फोरस जो है 1.2% पाया जाता है। तो इन 6 तत्वों की प्रधानता होती है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है रेशम के कीड़े पालने की परंपरा किस सभ्यता की देन है। तो जो रेशम के कीड़े हैं इनको पालने की परंपरा जो है चीनी सभ्यता की देन है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अब यहाँ से हमें फैक्ट देखना है।
देखिए जो रेशम कीट पालन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो रेशम कीट पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। और देखिए रेशम के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा रेशम का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, चीन में होता है। चीन रेशम के प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है और अपना देश भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अपना देश भारत विश्व के कुल रेशम उत्पादन का 18% उत्पादित करता है। कितना, 18% उत्पादित करता है। और रेशम के प्रोडक्शन में अपना जो भारत है ये दूसरे स्थान पर है। यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक राज्य में जो है सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। देश के कुल उत्पादन का 50%, देश के कुल उत्पादन का 50% उत्पादन कहाँ पर होता है, कर्नाटक में होता है। तो जो भी फैक्ट है अपने आप में एक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप इनको याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, तो इनमें से माइका को और क्या बोलते हैं, माइका को हम अभ्रक भी बोलते हैं। तो माइका यानी कि अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से हो जाएगा। विश्व के कुल माइका प्रोडक्शन का 70% प्रोडक्शन होता है अपने देश भारत में। कितने परसेंट, 70% प्रोडक्शन होता है। और यदि पूछा जाए कि माइका के उत्पादन में भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है, तो माइका का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। और जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी, तो 1916 में इन्होंने जो है BHU की स्थापना की थी। देखिए जो मदन मोहन मालवीय हैं, एक इनका उपनाम है बहुत ही ज़्यादा फेमस। इनका उपनाम क्या है, इनको महामना के उपनाम से जाना जाता है। ये उपाधि है एक्चुअल में। ये उपाधि इनको किसने दी थी, तो इनको ये उपाधि जो है महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। और जो मदन मोहन मालवीय हैं इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। कब, 2015 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। और इन्होंने जो है एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान नाम से इन्होंने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो इतनी बातें हमें मदन मोहन मालवीय के संबंध में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूपीएस, इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अनटरप्टेड पावर सप्लाई। अनटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो महाबलीपुरम के 7 पैगोडा बनवाए गए थे पल्लव वंश के राजा के द्वारा। बी ऑप्शन से हो जाएगा। पल्लव वंश के कौन से राजा के द्वारा, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये बनवाए गए थे। किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये महाबलीपुरम के 7 पैगोडा बनवाए गए थे। इसको 7 पैगोडा या फिर 7 रथ कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसके जस्ट बाजू में एक मंदिर है भगवान विष्णु का। कौन सा मंदिर है ये पूछा जाता है, तो सौर मंदिर है, ठीक है। सौर मंदिर भी महाबलीपुरम में स्थित है। इसको भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। और ये महाबलीपुरम किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज भारत में सबसे पहले कहाँ आरंभ किया गया था, तो पंचायती राज सबसे पहले भारत में राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाट्यकृति के लेखक कौन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। तो जो नील दर्पण नाट्यकृति है एक्चुअल में एक प्रकार की पुस्तक है और इसके राइटर हैं दीनबंधु मित्रा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीनबंधु मित्रा का जो वास्तविक नाम है वो है गंधर्व नारायण। और ये जो हैं ये बंगाल के नाटककार थे, ठीक है। जो नील दर्पण पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1860 में। कहाँ पर हुआ था, तो ढाका में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो नील दर्पण नाट्यकृति है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख कारण बनी थी। कारण क्यों बनी थी, क्योंकि इस नाट्यकृति में जो किसान हैं जो नील की खेती करते थे और अंग्रेज इन पर अत्याचार करते थे, उस अत्याचार के बारे में इस पुस्तक पर लिखा हुआ है। इसलिए जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था
उसका प्रमुख कारण बनी थी ये नाट्य कृति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विश्व की सबसे बड़ी सी वॉल यानी कि समुद्री दीवार कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन हम हमारे प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं और डिटेल भी बताते हैं। तो आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें, अपने स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार की जो हमारी सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चन की, यदि आप हमारे उसके पुराने वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।